ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर सोलंकी को आज पुनः इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। कल भी उनका एक बहुत सुंदर वक्तव्य था और कल जो चर्चा हुई है उसके आधार पर एक हमने सबने सोचा कि अब करना क्या है। ये बात तो हमने हो गई है, लेकिन करना क्या है इसके ऊपर आज हम सब लोग मिलकर के एक सामूहिक रूप से अलग अलग अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेकिन चूंकि आज बहुत सारे हमारे नए साथी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से डॉक्टर सोलंकी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और अगर वो सारांश में जो हमने कल उन्होंने चर्चा की थी, वो अपने परिचय और उसके साथ एक जो इस पृथ्वी पर संकट आ रहा है उसके ऊपर वो अपने फिर से कुछ कमेंट्स दे दें और कुछ अपनी बात कह देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक परिचय भी हो जाएगा और उसके बाद हम जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं पर भी हम फिर चर्चा करेंगे। जो संकल्प हमें लेना है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इस संकल्प से आगे बढ़ने का हम अपने निजी जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं इसके ऊपर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो इस मंच पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चेतन जी। मैं मंच आपको सौंपता हूँ। अगले 10 एक मिनट 15 मिनट जो भी आपको उचित लगे उस पर आप फिर से हमें कर दीजिए, क्योंकि ये बातें इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें बार बार सुननी है, इसके ऊपर हमने बार बार चर्चा करनी है, तब जाकर के हमारे मानस में कुछ फर्क पड़ता है। नहीं तो एक बार कई बार ऐसा होता है, एक बार कान से सुना और फिर उसको रिटेन करने का प्रयास किया और फिर से भूल गए, तो ये बार बार जब तक ये प्रहार नहीं होता है तो तब तक के हम आगे नहीं कर पाते हैं कई बार। तो आपका ही स्वागत है और मैं आपको मंच सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। ओम प्रणाम। नमस्कार पवन जी और आज जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और फिलहाल मैं एक 11 वर्ष की यात्रा पर हूँ। मेरी यात्रा का नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा और मैं अधिकतर समय बस में रहता हूँ। मैंने एक बस बनाई है जो जिसमें किचन है, वॉशरूम है, बेडरूम है, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, मंदिर है, गार्डन है, सोलर पैनल लगे हैं, उससे मेरा घर का सारा काम होता है। और ये जो 11 साल की यात्रा में मैंने संकल्प लिया है कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा, तो मैं बस ही मेरा घर है। और 2020 में मैंने यात्रा चालू की थी। 2030 तक ये अनवरत चलने वाली है। और मैं यात्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना है और अवेयर करा के एक्शन क्या लेना है वो करना है। और मेरा अनुभव है, पिछले मेरी यात्रा को लगभग 1000 दिन होने वाले, इसलिए मैं अभी एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में। तो अभी मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ और मेरी मेरी यात्रा इस समय, मेरी बस इस समय मध्य प्रदेश में है और वहां से आ रही है। तो 1000 दिन हो गए मुझे यात्रा करते करते। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है और जो मेरा अनुभव है उससे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 99% लोगों को समझ नहीं है कि क्या चल रहा है। 99% उसमें हमारे सारे पढ़े लिखे लोग या नीति आयोग के लोग या पॉलिटिशियन या प्रोफेसर या पेरेंट्स या प्रोफेशनल, मैं 5 P का नाम लेता हूं जिनको बहुत समझने की जरूरत है। पेरेंट्स को समझने की जरूरत है क्या चल रहा है, प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं उनको समझने की जरूरत है, प्रोफेसर्स को समझने की जरूरत है, पॉलिसी मेकर्स को समझने की जरूरत है और पॉलिटिशियंस को भी समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। पर दुर्भाग्य से 99% लोग नहीं समझते हैं। तो मैं सारांश में 5 बिंदुओं में, 6 बिंदुओं में आपको बताना चाहूंगा कि क्या हो रहा है। पहला तो यह है कि जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। और हो नहीं चुका है, ये ज्यादा त्वरित हो रहा है, ज्यादा एक्सलरेट हो रहा है। तो कैसे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हो चुका है? हम सबके अनुभव में आता है कि देखो, पहले से ज्यादा जैसे मौसम होते थे अभी वैसे नहीं होते। जितने बारिश होती थी वैसे नहीं होती, जैसे गर्मी होती वैसे नहीं होती, जैसे ठंड होती वैसे नहीं होती। ये सब बदल चुके हैं।
इनकी मात्रा, इनकी तीव्रता और मात्रा दोनों 500% पिछले 4 दशकों में बढ़ी है। तो जो भयानक बाढ़ की संख्या 1970 और 79 के दशक में 300 हुआ करती थी, वो संख्या आजकल बढ़ के 1300 हो गई है। जंगलों में आग लगने की संख्या भयानक वाली 20-25 हुआ करती थी, वो बढ़ के 125-150 हो गई। तो जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। हम सब इसको अनुभव करते हैं, किस तरह से परिस्थिति बन रही है। नंबर 2, ये जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है। कई लोग कई सारी बातें करते हैं कि जंगल कट गए हैं, प्रदूषण हो गया है, ऐसा हो गया, पर यदि हम एक्चुअली ध्यान से देखें तो पूरे जलवायु परिवर्तन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है ऊर्जा का उपयोग। हम सब ऊर्जा का उपयोग करते हैं, हम सब कोयले का उपयोग करते हैं, हम सब पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, हम सब एलपीजी का उपयोग करते हैं, और ये सारी ऊर्जाएं कार्बन से मिलकर बनी है। और 85% ऊर्जा कार्बन से आती। पूरे विश्व में आज जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसमें सोलर, बायोमास, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सब मिला के मात्र 15% होता है। 85% ऊर्जा कार्बन से मिलके बनी। और कार्बन के कारण जब कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी ये सब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जन होता है तो वो ग्रीन हाउस गैस, वो गर्मी पैदा करने वाली गैस है। तो आज की तारीख में वातावरण में 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर दी मनुष्यों ने, और 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण 50% गर्मी को पकड़ने की क्षमता बढ़ गई है। इसलिए धरती का तापमान बढ़ गया है और एक तरह से धरती को बुखार आ गया है। जब हमको 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है तो बुखार आता है, ठीक उसी तरह से धरती को भी बुखार आ गया। तो बैलेंस गड़बड़ है। तो एनर्जी के कारण और कार्बन उत्सर्जन के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है। नंबर 3, किसने किया है ये जलवायु परिवर्तन, किसने किया है। तो कई लोग एनर्जी का उपयोग करता है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। तो ये कहना ज्यादा उचित है कि मैंने क्लाइमेट चेंज किया है, मैं करता हूं, सरकारें नहीं करती है, फैक्ट्रियां नहीं करती। फैक्ट्रियां तो सामान बनाती है पर उस सामान का उपयोग हम खुद करते हैं। तो मैंने क्लाइमेट चेंज किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग कुछ भी व्यायाम कर रहे हैं वो जरूर करें, पर मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आप लोग या तो कैमरा बंद कर लें या फिर ध्यान से सुनें। तो मैंने क्लाइमेट चेंज किया है, ये बात समझें। चौथा पॉइंट है कब ठीक करना चाहिए इसको। तो मैंने क्लाइमेट क्लॉक बताई थी। क्लाइमेट क्लॉक एक घड़ी है जो बताती है कि जो धरती का तापमान 1.5 डिग्री होने में कितना समय बाकी है या 2 डिग्री होने में कितना समय बाकी है। 1.5 या 2 डिग्री का जो ये लाइन है, ये लक्ष्मण रेखा जैसा, एक बार कूद गए तो वापस नहीं आ सकते, अब वापस नहीं आ सकते। तो 1.5 डिग्री होने में जो समय बाकी है वो 5 साल और कुछ 300 ही दिन बाकी है, 363 या 362 दिन बाकी है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी जब 1.5 डिग्री तापमान टच होगा और इरिवर्सिबल चेंजेस, अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू होंगे। और 2 डिग्री होते होते मतलब 22-23 साल में पूरा ही जलवायु अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उसके बाद से विश्व के सारे मनुष्य चाहे साधु संत क्यों ना बन जाएं, लंगोट पहन के जीना क्यों पसंद ना करें, वो क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज आपने कर लिया, एक्शन ले लिया तो ले लिया, वरना आपके बच्चे, आपके नाती पोती, आप खुद बहुत बुरी तरह से जलवायु परिवर्तन के असर को भुगतने वाले हैं। तो आज ही इसको करने का प्रयास करना चाहिए। 5वां पॉइंट है कैसे करें इसको, क्या करें हम। तो सिंपल सी बात है, यदि किसी को कैंसर हो गया हो तो पैरासीटामोल की गोली लेके उसका इलाज नहीं किया जा सकता। कैंसर हो गया हो तो कैंसर की जो जड़ है उसको हटा के इलाज किया जा सकता। और कैंसर की जड़ क्या है, कैंसर के सेल होते हैं तो हमें कीमोथेरेपी करना पड़ती है, तब जाके कैंसर का इलाज होता है।
ठीक उसी तरह से यदि जलवायु परिवर्तन हो गया है तो उसका सॉल्यूशन पेड़ पौधे लगा के, प्लास्टिक फ्री दुनिया बना के, थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा उधर करके नहीं होने वाला है। पिछले 40 सालों में नहीं हुआ है। पिछले 40 सालों में दुनिया भर में क्या क्या नहीं हो रहा है। एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ, हर साल दुनिया के लीडरों के बीच में कॉप मीटिंग होता है, दुनिया भर के लीडर आते हैं, हजारों हजारों एनजीओ काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु फैक्ट यह है कि क्लाइमेट चेंज न तो रुक रहा है न स्लो हो रहा है, बल्कि हर साल बिगड़ते जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा तेजी से बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेन जड़ है उसकी एनर्जी, वो तो हम कमी नहीं कर रहे। और एनर्जी मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। एनर्जी का मतलब कपड़े, एनर्जी का मतलब टाइल्स, एनर्जी का मतलब दीवार, एनर्जी का मतलब खाना, एनर्जी का मतलब फर्नीचर। हर वो सामान आप खरीदते हो, सबके सामान बनने में एनर्जी लगती है। तो आप कोई भी सामान को छूते हो, उपयोग करते हो, तो आप कार्बन उत्सर्जन के जिम्मेदार हो। तो कैसे कम करें? एनर्जी का उपयोग कम करके करना चाहिए, अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए। जो सामान का उपयोग करते हैं उसको कम करना चाहिए, जो जगह का उपयोग करते हैं उसको कम करना चाहिए, जो ट्रेवल करते हैं उसको कम करना चाहिए, कपड़े खरीदते हैं उसको कम करना चाहिए। और वैसे भी गांधी जी ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, परंतु ये इंसान नाम का जो जानवर है, इसको समझ ही नहीं है कहाँ रुकना है, कब रुकना है, कितना रुकना है। ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, प्रगति कर रहा है तो कर रहा है, कितनी करना है पता नहीं, कब तक करना है ये भी नहीं पता। इसलिए मैं हमेशा इंसान को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बोलता हूँ। इससे ज्यादा खतरनाक जानवर आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, और इससे मूर्ख जानवर भी आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, जो इतना मूर्ख है कि उसी हवा को खराब करता है जो खुद सांस लेता है, उसी पानी को खराब करता है जो खुद पीता है, और उसी मिट्टी को खराब करता है जिससे खुद भोजन पैदा करके खाना है। भले ही और किसी की चिंता ना करे, कम से कम अपने शरीर और अपने बच्चों की चिंता करे, और ये तीनों चीजों को साबुत छोड़ दे, जीने लायक छोड़ दे। तो क्या, कैसे कम करना है? जरूरतों को कम करके और सीमित करके और लोकल पैदा करना है। जो करें आप लोकल का उपयोग करें, लोकल सामान लाए, लोकल खाना, लोकल फर्नीचर, लोकल कपड़े करें। और छठा पॉइंट है, मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारा कल जहाँ पे हमने रोका था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज सरकारों ने नहीं किया, सामान का उपयोग और एनर्जी का उपयोग मैं करता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए उस पर चिंता करना चाहिए। तो नंबर 1, एनर्जी के कारण खेल बिगड़ा है, और एनर्जी के कारण ही खेल ठीक हो सकता है। परंतु ये जो एनर्जी है वो क्लीन और शाश्वत होना चाहिए। मैंने अपनी किताब लिखी ऊर्जा एनर्जी स्वराज, उसमें जो एक गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, में गीता में लिखा है, जब जब अधर्म बढ़ता है धरती पर, अधर्म मतलब जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो उनका असर बढ़ता है तो अधर्म बढ़ता है। फिर भगवान को धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे लोगों को बचाने के लिए वापस आना पड़ता है। तो धर्म किसको कहेंगे? जो सच है, शाश्वत है, वो धर्म है। आज की तारीख में दुनिया में अधर्म मतलब 85% काली ऊर्जा का साया है, क्योंकि कोयला भी काला है, पेट्रोल डीजल भी काला होता है। तो एक तरह से 85% ऊर्जा कोयले, पेट्रोल, डीजल से आती, मतलब काली ऊर्जा का साया बढ़ गया, इसलिए हम कह सकते हैं अधर्म बढ़ गया। हमें धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, शाश्वत एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसके उपयोग के साइड इफेक्ट ना हो, उस पे जाना पड़ेगा। जो एनर्जी निरंतर है उस पे जाना पड़ेगा, सोलर ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। तो सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का केंद्र। मैं लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? तो बड़े मुश्किल से 2-4% लोग हाथ खड़ा करते हैं। फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा, खाना नहीं खाते हो क्या, श्वास नहीं लेते हो क्या, पानी नहीं पीते हो क्या? खाना खाना बिना सोलर एनर्जी के संभव नहीं है। बिना सोलर के खाना पैदा नहीं हो सकता, बिना सोलर ऊर्जा के ऑक्सीजन पैदा नहीं हो सकता, श्वास नहीं ले सकते, बिना सोलर ऊर्जा के पानी का चक्र नहीं चल सकता। तो यदि हम खाना खाते हैं, यदि हम पानी पीते हैं, यदि हम श्वास लेते हैं, तो हम सोलर ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। तो हमारे अस्तित्व का केंद्र सोलर ऊर्जा है, और हम गलती से रास्ता भटक गए हैं, और सोलर ऊर्जा को छोड़ के दूसरी ऊर्जा को हमने जीवन का केंद्र बना लिया है। जैसे हम कहते हैं, जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो वापस जहाज पे ही आना पड़ता है,
कहीं जा नहीं सकता। मनुष्य नाम का प्राणी रास्ता भटक गया है, उसको 100% सोलर ऊर्जा पे आना ही पड़ेगा। 99% से काम नहीं चलेगा, 100% आना पड़ेगा। तो मैंने 3 स्टेप अप्रोच बनाया। सोलर ऊर्जा पे कैसे जाया जा सकता है, तो उसका 3 स्टेप है। AMG नियम का पालन करें, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। सबसे पहले क्या करें, 1/3 जरूरतों को अवॉइड कर दें, उपयोग ही ना करें, बंद कर दें। मैंने कल उदाहरण दिया था, मेरे घर पे ना फ्रिज है, मेरे घर पे ना गीजर है, मेरे घर पे ना AC है, मैंने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया है। और मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गरीब आदमी, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, धरती माँ उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। धरती माँ की क्षमता सीमित है। तो ये बिना साधन के रहते हैं 5-6 सालों से। और ऐसा भी नहीं कि मैं दुखी हो गया हूँ कि हे भगवान घर में फ्रिज नहीं कैसे रहूं, घर में AC नहीं कैसे रहूं, बढ़िया रहते हैं। मैंने कपड़े प्रेस करना बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं कि मेरी सुंदरता में कमी आ गई। तो न तो मैं दुखी हूँ, मैं ज्यादा और बल्कि खुश हूँ, मैं स्वस्थ खाना खाता हूँ। और मैं लोगों को मजाक में ये भी बोलता हूँ कि मेरी 20 साल हो गए शादी हुए, मुझे पत्नी ने तलाक भी नहीं दिया है। मतलब आप लोग भी ये सब काम छोड़ देंगे, फ्रिज का उपयोग बंद कर देंगे, सरल तरीके से रहेंगे, तो कोई आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। परंतु आपने यदि बंद कर दिया तो धरती पे और अपने बच्चों पे बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक दिन आप फ्रिज का उपयोग करते हैं, या एक बार अच्छे से गर्म पानी से नहाते हैं, या 1 घंटा AC में बैठते हैं, तो लगभग 1 यूनिट बिजली का खपत होती है। और 1 यूनिट बिजली के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 300 साल हवा में रहने वाला है, वातावरण में रह के गर्मी पैदा करेगा। मतलब आपका जो 1 घंटे का सुख है AC में बैठने का, या आपका जो 1 दिन फ्रिज का उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख 300 साल भुगतना पड़ेगा। और आप और हम तो मर जाएंगे, 300 साल तो बचने वाले नहीं है। तो हमारे बच्चे, आपके पोती नाती 300 साल मतलब 10 पीढ़ियां उसको भुगतते रहेगी। इसलिए सबसे बढ़िया काम है, जरूरतों को कम कर दो, अवॉइड करो, उपयोगी मत करो। 1/3 जरूरतों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करना चाहिए। 1/3 जरूरतों को मिनिमाइज कर दो। कम से कम ऊर्जा में चलने वाले उपकरण लो, कम से कम ऊर्जा में चलने वाला सामान लो। LED लाइट ले सकते हैं, BLDC पंखा ले सकते हैं, 5 स्टार रेटेड फ्रिज ले सकते हैं। फ्रिज का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नहीं करे तो मिनिमाइज करें। कम से कम में कैसे काम चलाएं, छोटे से छोटा में काम कैसे चलाएं। AC का उपयोग नहीं करना चाहिए, करना ही पड़े तो छोटा से छोटा कमरा कैसे बनाएं। बड़े बड़े बेडरूम बना के उसमें AC का काम छत को ठंडा करेगा, दीवालों को ठंडा करेगा, फर्नीचर को ठंडा करेगा, आखिरी में जाके छोटा सा शरीर उसको ठंडा करेगा। इसलिए AC का उपयोग ना करें, करना ही पड़े तो छोटा सा, तो एक 10 फीट बाय 5 फीट का कमरा, 6 फीट का कमरा कर लिया बहुत है, उतना करें। तो मिनिमाइज करें, 1/3 जरूरतों को कम एनर्जी में चलने वाले उपकरण से पूरी कर लें। 1/3 अवॉइड कर दिए, 1/3 मिनिमाइज कर दिए, बचा 1/3 एनर्जी को ही जनरेट करें और लोकल करें, छत पे करें, बिजली कनेक्शन छोड़ दें, अपनी बिजली खुद पैदा करें। जो अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे तब जाके हम लोग सही मायने में आत्मनिर्भर बनेंगे, तब जाके सही मायने में हम सस्टेनेबल बनेंगे और धरती के नियमों के अनुरूप रहेंगे। वरना बहुत सारे पैसे हैं तो बहुत सारा सोलर लगा लिया, बहुत सारे AC लगा लिए और बोले हमने महान काम किया, वो भी गलत काम। सोलर ऊर्जा का उपयोग भी अवॉइड करें, मिनिमाइज करें और जनरेट सिर्फ 1/3 करें, वो भी बिजली कनेक्शन छोड़ के आत्मनिर्भर होकर करें। तब जाके आप देश की सेवा करेंगे। देश को बाहर से पैसा खरीद करके खर्च करके एनर्जी लाना पड़ता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, वो सब बच जाएगा। आप आत्मनिर्भर हो गए तो देश आत्मनिर्भर होगा और सही मायने में हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे और हमारे लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए। तो AMG अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट नियम का पालन करेंगे तो हम ऊर्जा में स्वराज लेकर आएंगे, एनर्जी में स्वराज लेकर आएंगे। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, हमारा देश कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता, क्लाइमेट चेंज को कभी भी रोका नहीं जा सकता और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा और बहुत उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कल एक अपील की थी कि किसी और के लिए मत करो, देश के लिए मत करो, समाज के लिए मत करो, पर कम से कम अपने खुद के शरीर के लिए करो। स्वच्छ पानी पीना, स्वच्छ श्वास लेना, स्वच्छ खाना खाना आपकी अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी है।
कम से कम अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, अपने बच्चों को एक जीने लायक धरती छोड़कर जाएं। और जीने लायक धरती में सिर्फ 3 ही चीजों की जरूरत है जीने के लिए, सबसे अति आवश्यक है हवा, पानी, मिट्टी। हवा, पानी, मिट्टी को शाश्वत छोड़ दें, यही आपका उपकार होगा। तो ये नियम का पालन करिए। 6 बिंदु मैंने आपको बताए। यदि आप 6 बिंदु समझ गए तो मेरे ख्याल से मैं कल और आज जो आपके सामने समक्ष हुआ हूं वो साक्षर हो जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। नंबर 1, पूरा खेल एनर्जी के कारण बिगड़ा है और क्लाइमेट चेंज हो चुका है। नंबर 2, एनर्जी के कारण कार्बन उत्सर्जन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। नंबर 3, ये जलवायु परिवर्तन मैंने किया है क्योंकि मैं संसाधनों का उपयोग करता हूं। नंबर 4, आज और अभी हमको एक्शन लेने की जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट की घड़ी टिक हो रही है, फटाफट तेजी से आगे बढ़ रही है। नंबर 5, कैसे करें, अपनी जरूरतों को सीमित करके लोकल पूरी करके करें। और नंबर 6, मुझे क्या करना है, मुझे जितने जल्दी हो सके 100% सोलर ऊर्जा की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। तब जाके हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। और ये आपके और मेरे करने से भी पर्याप्त नहीं है। पूरी दुनिया ने, हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज करता है, इसलिए हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, आप करें, आप एक रोल मॉडल बने, दूसरे लोगों को भी ऐसा प्रेरित करें ताकि ये काम हो जाए। एक चीज मैंने जो कहा है, मैंने एक एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग, ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग बनाई, आप लोग जरूर ट्रेनिंग करें। फ्री में उपलब्ध है, ऑनलाइन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप उसे जरूर करें ताकि आप गहराई से समझ पाएं कि जो ऊर्जा का खेल किस तरह से बिगड़ा है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं यही रुकना चाहूंगा। मैं पुनः सभी को धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने होमवर्क दिया था। मैं एक प्रोफेसर हूँ और हमेशा प्रोफेसर लोगों को होमवर्क देना और एग्जाम लेना अच्छा लगता है। कल होमवर्क दिया था कि कल के दिन में आपने क्या क्या कम किया है या कम करने का प्रयास किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी। और बहुत सुंदर आपने आज भी हमें मार्गदर्शन दिया। कुछ चीजें जो कल आपने बताई थी कुछ दिमाग से भी छूट जाती हैं। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है सभी साथियों को, ये कल और आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये उपलब्ध है। और जो बातें बताई हैं डॉक्टर चेतन ने, उसको हमें हमें अपने अपने परिवारों के साथ सबसे पहले तो उनको सुनने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम रिकॉर्डिंग ले लें, यूट्यूब में उपलब्ध होंगी, और उसको अपने परिवारों में बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहां भी संभव हो उनके साथ भी शेयर करें। और पहले तो अपने आप से शुरुआत करें, फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ शुरुआत करें, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऐसा हमने किया तो उसमें एक जो चर्चा से कुछ एक नई ऊर्जा निकलेगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होगा। तो पहला तो ये है। और आज के सत्र का संचालन और इसके आगे चर्चा को ले जाने के लिए और सभी साथियों की बात सुनने के लिए एक एक करके हाथ रेज कर लीजिएगा जिसने अपनी बात कहनी है। कुछ हाथ रेज हो गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा मुन्नीलाल जी से, रंजना जी से, कृपया करके आप वार्ता को आगे बढ़ाएं। मेरा व्यक्तिगत रूप से जो मैंने सोचा है कि मैं करूंगा और पहले के मुकाबले बेहतर करूंगा, वह है नंबर 1, खाने की जो बर्बादी करते हैं भोजन में, उसको कम करना है या बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी खाना छूट जाता है क्योंकि, तो उसके बारे में भी हम जागरूक होकर के मैं स्वयं अपने जीवन में पानी का, अगर पानी लेते हैं तो उतना ही ले जितना हमने पीना है, पानी गिलास में भी नहीं छोड़े। जहां तक कि हो सकता है उसको चलने का प्रयास करें, गाड़ी को रास्ते में नहीं जाएं, तो उससे भी हम शायद अपनी ही ऊर्जा पर करते हुए ऐसे कुछ सरल सरल चीजें जो व्यक्तिगत जीवन में कर सकती हैं उसको करने का प्रयास करूंगा। और आगे की कार्रवाई के लिए मुन्नीलाल जी और रंजना जी आप इसको आगे करिएगा और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत सारे हैंड रेज हो गए हैं, तो धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी, थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। धन्यवाद। और किया है आदरणीय सोनाली जी, सोनाली देशमुख जी, आप अपनी बात रखें, सवाल करें। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने परिचय के साथ अपनी बात रखें। आदरणीय शोभा जी, बहन शोभा परदेसी जी,
आदरणीय हेमल गौर साहब। ओम जी। जी अपनी बात रखें, आप आमंत्रित हैं। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आई है? ओम जी आवाज आ रही है आपके? शोभा जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी ओम। जी ये मुन्नी लाल ओम सर जी। जी ने सदन 2 लोगों को सदन बुला लिया। तो पहले शोभा जी को बुलाया था, तो वो करेंगे क्या? आवाज आ रही है, शोभा जी आप बोलिए। हाँ जी। ओम जी, पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे सर ने जो भी कहा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं भी इस बात से बहुत ही सतर्क हूँ, क्योंकि हो सकता है हमारा निसर्ग, ये निसर्ग हमारा, इसमें जो भी बदलाव हो रहा है वो हमारे ही कारण हो रहा है, और हम ही उसको कारण है। तो हमें सही में हमारी सोच बदलना चाहिए, और हमारे सर ने हमको जो भी बताया हम उसका अनुकरण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शोभा जी, जरूर। हम सब ने किया है और हमें सबको ही ठीक करना पड़ेगा। ये सरकारें या पॉलिसी या प्रोजेक्ट या सब्सिडी से ठीक नहीं होने वाला, ये बात समझ लेना चाहिए। ओम। सदन को सादर नमन। और जैसा कि डॉक्टर चेतन सर ने कल हमें जो एक ऐसी ऊर्जा दी थी कि हम ऊर्जा का दोहन कैसे कर रहे हैं और ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करें, और आज उसको एकदम इतना क्लियर कर दिया सर ने कि उसके जो 6 पॉइंट दिए हैं, उन 6 पॉइंट मेरे मन में कल विचार वही आ रहा था कि हम उसको अपने लेवल पे कैसे करेंगे। तो जो 6 आज पॉइंट जो दिए हैं उसमें पूरी चीज क्लियर हो गई है, और हम उसको उसका निराकरण भी कैसे होना चाहिए, आदरणीय डॉक्टर चेतन सर ने हमें ये रास्ता भी दिखा दी है। तो इसमें जो ऊर्जा साक्षरता ट्रेनिंग भी जैसा सर ने बताया, तो उसकी अगर साइट या उसका टाइम अगर बताएंगे तो जुड़ेंगे तो शायद और हम लोग इसमें शायद अपने आप में स्वयं पारंगत तो होंगे ही, क्योंकि जिम्मेदार भी हम जब स्वयं हैं तो हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा और हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा सदन को भी कि जैसे मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड है जो बायो एनर्जी पे काम कर रही है, और जो मेरे ग्राम दहेड़ी में एक प्लांट डालने का उन्होंने जैविक बायोगैस का प्लांट डालने का है और जैविक खाद के लिए जो काम कर रहे हैं, तो मैं भी उस पर एक थोड़ा सा सहभागिता है। तो क्योंकि वो नेपियर घास से या गोबर से और गाय के गोबर से और कचरे से जो बायो एनर्जी का निर्माण होना है, तो शायद ये भी उसका एक हिस्सा होगा कि हम बायो एनर्जी को कैसे उपयोग कर पाएंगे हम अपने। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सदन में बहुत लोग हैं। और तो कल से मैंने जो संकल्प लिया था, जो डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने 2 जोड़ कपड़े जो मेरे कल धुले थे उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया, और एक जोड़ी मैंने कल उपयोग किए बगैर प्रेस के। तो मैंने और कल मैंने 24 घंटे मतलब जो सुबह उठ के रात तक मैंने जो अनुमान लगाया वो करीब 4 से 5 लीटर पानी की मैंने सेविंग की है अपने आप में, क्योंकि ये मैंने पानी सेविंग की स्कीम हमारे मेजर जनरल में जहाँ सर्विस करता था भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में, मेजर जनरल एक एस एस राजन है, कल भी उनसे मेरी बात हुई इस एनर्जी पे जो आपने एक किया, मैं उनको शेयर भी किया ये सब बातें आपकी। तो वो उन्होंने शिकायत है, बोले मैं 1 बाल्टी पानी से ज्यादा उपयोग नहीं करता अपने नहाने में, कोई कितना ही कुछ करे। तो मैं तब से थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, पर कल मैंने अपने दैनिक वाले कार्य में 5 लीटर पानी की मैंने बचत की है, ऐसा मैंने अपने आप में सोचा। और ये बात मैंने अपनी श्रीमती जी से भी बात की, जो डॉक्टर रघुवीर जी ने कहा था कि श्रीमती जी को गर्मी लगती है, तो वो भी मैंने उनसे सब शेयर की। तो वो भी लाइट और पंखे के लिए हमें बहुत सजग करती थी, तो बोले अब आपको देखो समझ में आ रही है कि लाइट को क्यों मैं पंखा बंद करवाती हूँ। तो उसका भी हमने कल कोशिश की कि कम से कम उपयोग करें। तो और कल मैंने सब्जी मंडी मेरे नजदीक ही पड़ती है,
तो कल मैं पैदल गया पहली बार। नहीं तो मैं बगैर बाइक के नहीं जाता था। तो मैंने भी ये छोटा सा प्रयास किया है और उसको मैं आगे करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम। बहुत ही सुंदर आपने जो कल सीखा और उसको पालन भी किया इतने जल्दी, और मेरे ख्याल से यही एक तरीका है जब हम अब खुद एक उदाहरण के रूप में बने और उसको आगे ले जा सकें। एक और चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो काम है वो छोटे से काम नहीं चलने वाला, थोड़े से प्रयास से नहीं होने वाला, क्योंकि हमने बहुत खराब कर चुके हैं। तो हम जरूर थोड़े से चालू करें, पर धीरे धीरे पूरे आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे आ जाएं उस पर देखना चाहिए। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं सदन को कि हमारे मनुष्य प्रजाति हर सेकंड में 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उत्सर्जित करता है। 14 लाख किलोग्राम। सोचिए, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं तो लगभग 100 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। तो हमें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए और छोटे से चालू करें, पर बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल के परिवर्तन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौर जी, आपने ये सब किया और मेरे ख्याल से बाकी लोग भी इसका अनुकरण करेंगे। जी धन्यवाद सर। सुमित वर्मा जी। आदरणीय सुमित वर्मा जी। हाँ, प्रणाम सर। मैं सुमित वर्मा बोल रहा हूँ, कटनी मध्य प्रदेश में अभी रहता हूँ और आईटी में काम करता हूँ। मैं भी कई सालों से, हमारे पास टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पुणे में रहते थे और प्राकृतिक जीवन जीना करके अभी 5 एकड़ खेत लेकर के वहाँ पे जितना प्रकृति के साथ लेन देन करते हुए रह सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी शहर में रहता था, तब भी ये प्रयास करता था कि कम से कम पानी और एनर्जी कैसे यूज करें। तो जैसे कपड़े धोने का पानी बचा हुआ है उसको फ्लश करने के लिए, या फिर नहाते हुए कपड़े धो लिए और उसके ऊपर खड़े होकर नहा लिए तो एक वॉश हो गया तो वो पानी बचे। तो ये करते थे, सब्जी का धुला हुआ पानी और गर्मी के बचे हुए मटके उसमें कंपोस्ट खाद बनाना, हर बार के मटके से टावर बनता चला गया। तो ये सब प्रयास करते थे। और एक आपसे सुझाव चाहिए था कि अभी हमको घर की बिजली के लिए सोलर प्लेट लगवाना था, तो उसमें हमें कौन सा लगवाना चाहिए जो एनर्जी सेविंग रहे? पोलो या पॉली या मोनो, जो 3-4 प्रकार के आते हैं। सुमित जी, मैंने एक ट्रेनिंग बनाई है, उसका नाम है एक कमरा सोलर का। जी। और मैं लोगों को कहता हूं कि यदि आपको पूरा घर सोलर पे नहीं करना है या डाउट है या ट्राई करके देखना है, आप कम से कम एक कमरे को सोलर पे करें और अपने सोलर की यात्रा चालू करें। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन उपलब्ध है, ये भी फ्री में है, और आप ये खुद से उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा ये सामान खरीदना है, कितनी कीमत आती है, कैसे जोड़ना है, आप खुद से कर सकते हैं। मतलब इतना सरल है सोलर ऊर्जा का उपयोग, आप खुद से कर सकते हैं। तो ये जो मैंने चैट में डाला है, जो पोर्टल का नाम है es-pal.org, उसके नीचे एनर्जी लिटरेसी लिखा है, उसी पोर्टल पे जाएंगे तो कई सारे हमारे क्लाइमेट करेक्शन, हमारा पोर्टल का नाम है एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन, कई सारे एक्शन आप ले सकते हैं क्लाइमेट करेक्शन के लिए। सोलर ऊर्जा आप खुद लगा सकते हैं और वो आप एक कमरा सोलर के चालू कर सकते हैं, चाहे तो पूरा घर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं एक और सदन को जानकारी देना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, खरगोन जिले से भिकन गांव करके एक गांव है, वहां पर मैंने एक स्कूल बनाया था 2010 में, और वो पूरे समाज के सहयोग से बना था और 14 एकड़ का स्कूल है, पूरी बंजर जमीन पे बना था। आज वहां पर करीब 3,500 पेड़ पौधे हैं। और उस स्कूल की खासियत यह है कि 2010 से आज तक वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं लिया है, 100% सोलर पे चलती, 13 साल से बिना बिजली कनेक्शन के चल रही है। तो कहने का मतलब है कि सोलर पे जीवन जीना हमेशा से ही संभव रहा है और 100% हम लोग सोलर पे जी सकते हैं। जो लोग देखना चाहें, एजुकेशन पार्क के नाम से सर्च करके वो कैंपस में जाके देख भी सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं बोल दूं कि मैं जैसा बोला है और अब सबको भी देते, प्रोफेसर होने के बावजूद मैंने 4 व्हीलर नहीं खरीदा। हम जो भी काम है 2 व्हीलर से ही करते हैं
और जहां तक संभव है तो पैदल में चल सकते तो पैदल में ही काम करते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे के जो छोटे मोटे काम है वो तो मैं पैदल ही करता हूँ। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिसिटी का जितना सेविंग करना है, पानी का जितना, क्योंकि पीने के पानी का सेविंग, हर घर में वो एक व्यवस्था है कि रोज, यानी भारतीय गृहिणी में, कि रोज पीने का पानी फेंकना है और दूसरा भरना है करके। हम कई बार समझाते हैं, हम स्कूल कॉलेज में भी और घर में भी करते हैं कि पानी पुराना हो रहा है, वेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, तो उसको रोज फेंकने की जरूरत नहीं है। ये बात हम आचरण में भी लाते हैं और औरों को भी समझाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास, हमारे पवन जी का ये शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे कदम जो है हम व्यक्तिगत रूप में भी अमल में लाते हैं। जैसा फ्रीज है, हम ठंडी के दिनों में बंद ही कर देते हैं। जब हमको लगता है कि ये टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे आ गया है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो 2-4 महीने, और हमारी सहधर्मिणी है वो भी हमसे एग्री हो जाती है कि हाँ 20 डिग्री के नीचे यूज करने की क्या जरूरत है, तो उन दिनों में 3-4 महीने तो हम बंद रखती है। उसमें हमको कोई मतलब शर्म लगती है, या परिवार का कोई आता है तो हमको ऐसा लगता नहीं, हम बोलते भाई ये सेविंग की बात है तो उसमें सेविंग होना चाहिए, वो नेशनल सेविंग होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रयास हम करते हैं। मैं दो बिंदु का यहाँ पे रखना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि रोल मॉडल है और हमको सबको रोल मॉडल बनना है। और रोल मॉडल के माध्यम से 2 चीजें, वैसे तो कई सारी चीजें बोल सकती है, लेकिन 2 मुख्य बिंदु है। एक बिंदु, जैसा कि अब कुछ सरकारों ने 600 यूनिट माफ कर दिया है और 600 यूनिट 500 यूनिट ऐसा अलग अलग स्टेट में दिया है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? इसका दुष्परिणाम ऐसा होता कि 600 यूनिट 1-2 महीने में आने के बाद में लोग इसको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि भाई 600-500 यूनिट तक कितना भी खर्चा किया तो चलेगा। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से करने की जरूरत है। यानी ये सुझाव हमारे मुख्य अतिथि एक एम्बेसडर के रूप में गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि भाई 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट ऐसे अगर स्लैब बना के उनको यदि उस तरह से सब्सिडीज दी जाती है या ये किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके एक स्केल बना के कि भाई जो कम यूज करेगा उसको ज्यादा यूज करेगा उसको कम, इस तरह से स्केल बनाई तो उसमें एक अच्छा उसका संदेश भी जाएगा और अनगिनत जो वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज रुक जाएगा। तो ऐसा सुझाव रोल मॉडल के जरिए हमारे जो मुख्य अतिथि है वो यदि सरकारों को देते हैं तो निश्चित उसका एक प्रभाव गिरेगा, या ये एक चीज हम बोलते हैं। और दूसरा मुख्य बिंदु कि हमारे मुख्य अतिथि के जरिए एक संदेश जो सबको जाना चाहिए कि जैसा अपने वृक्ष को बोलते कि एक वृक्ष यदि लगाया तो इतने साल में ऑक्सीजन देता है, हवा क्लीन करता है, आदि आदि उसके सब कैलकुलेशंस हुए हैं। इसी तरह से यदि हम महीने में छोटे मोटे काम 1 किलोमीटर के दायरे में पैदल यदि कर सके और महीने में अगर हमने 10 लीटर भी पेट्रोल बचा दिया या 20 लीटर भी पेट्रोल, ऐसा कैलकुलेशन करके, तो हम कितने कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्माण होता है, जो ऊर्जा खराब होती है, प्रदूषण होता है, इसका एक कैलकुलेशन यदि रखा जाए और वो स्कूल कॉलेज और जनता के सामने रखा जाए तो निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव सोशल मीडिया के माध्यम से होता है और बार बार हैमरिंग करने से उसका भी एक प्रभाव होगा। तो ऐसी कुछ चीजों को यदि हम प्रसारित करें तो निश्चित रूप से एक सोशल अवेयरनेस आने में, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में तो रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा हम सबको, लेकिन सोशल अवेयरनेस लाने के लिए ये बिंदु कामयाब होंगे और ऐसे भी कई बिंदु उसको जोड़े जा सकते हैं। इस बातों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। किशोर जी, ओम, बहुत ही अच्छा लगा आप जिस तरह से अपने जीवन में अपनाते हैं। ये जो आपने कैलकुलेशन वाली बात की, जो मेरी ट्रेनिंग मैंने कहा है एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग, उसमें ये सारे कैलकुलेशन है, एनर्जी कितनी कहाँ से आती है और कितना कार्बन एमिशन होता है। मैं आपको एक थंब रूल के रूप में देता हूँ। जब हम 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल जलाते हैं तो लगभग 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 3 किलोग्राम। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, आपने जितना बचा, या 1 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 1 किलो एलपीजी का उपयोग करते हैं तो भी लगभग 3 किलोग्राम है, उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि यदि आपने 1 सिलेंडर उपयोग किया है महीने भर में तो करीब 42-45 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर दिया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयु है एवरेज, वो 300 साल होती है। तो हम सब ये नहीं जानते हैं कि हमारे किचन से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वो लगातार होता है जब भी हम खाना बनाते हैं। तो कैसे एनर्जी को उपयोग ठीक किया जाए,
कम एनर्जी में किया जाए। दाल चावल को पहले से भिगो के रख दिया जाए 3-4 घंटे पहले, तो जल्दी पक जाएगा। मात्र एक बार बॉईल आने पे चावल को आप कपड़े से लपेट के रख दोगे तो 2-3 सीटी की जरूरत नहीं, वैसे ही पक जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप गैस को भी बचा सकते हैं। और अभी हमारी एक रिपोर्ट आने वाली है 22 अगस्त को, मेरी यात्रा के 1000 दिन पूरे होंगे। हम एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं, उसका नाम है चेंज नाउ, अभी बदलो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बदल चुका है। और 10 एक्शंस फॉर क्लाइमेट करेक्शन उसका सब टाइटल रहेगा। तो 10 एक्शन जो आपको लेना चाहिए क्लाइमेट करेक्शन के लिए, वो क्या हो सकती है, क्यों लेना चाहिए, कितनी बचत होगी, सबका विस्तार से उसमें जानकारी दी जाएगी। और जैसे ही रिपोर्ट रिलीज होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आप भी वो उसमें सब चीजें लिखी रहेगी। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम 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 बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय सोलंकी जी को, बहुत बहुत प्रणाम। आप जैसे देवदूत बनकर हमारे भारत माता के लिए आए हैं, तो कितने आभार आपके करूं। मैंने जो मन में ठान लिया है वो बताती हूँ। मैं मेरे सब जरूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा कम करूँगी। यहाँ हमारे सागर किनारा है तो बहुत गर्मी बढ़ती है, 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान मई महीने में होता है। रह नहीं सकते एसी से, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को एसी नहीं लेने दिया है 10 बरस। बहुत बढ़िया है। ज्यादा, हाँ, अलग अलग सा उपाय पेड़ लगाने का तो मैं हर बरस, यहाँ 10 बरस हुए हैं मुझे जगह लेकर। यहाँ कंकड़ की भूमि है, यानी दगड़ है सब, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए हैं मैंने। 500 पेड़ लगाए हैं। और संपूर्ण सेंद्रिय खेती करती हूँ और हर एक को प्रवृत्त करती हूँ, उनको ये सेंद्रिय खाद देती हूँ, निर्माण का मार्गदर्शन करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा ये काम बहुत रुचि से। और मेरा ये विचार है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ आपका ये मिशन आगे ले जाऊंगे। मेरे जिंदगी का जो अगला पड़ाव इससे ही काम करेगा। स्कूल में कल ही मेरे स्कूल में मैंने बच्चों को ये सब बताया है, और मेरे बच्चे भी यहाँ ज्वाइन है। कोई बच्चे, छोटे बच्चे है 7वीं कक्षा तक, वो भी प्रेरणा लेते हैं और उनको मैंने वो बताया है। स्कूल के बच्चे, टीचर, कॉलेज, स्कूल में जाकर मैं इसके लिए मार्गदर्शन करूंगी। योग शिविर, जो मैं योग शिविर लेती हूँ, उस योग शिविर में भी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये करने के लिए प्रवृत्त करूंगी। बस जी, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती। है, यहाँ सब ज्ञानी है, यहाँ के सब जो हमारा योगाहार परिवार है वो सब सबका जीवन समर्पित है भूमि के लिए। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी मैं ओम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एसी नहीं लेने दिया। मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक सज्जन कोयम्बटूर में मुझे मिले। जब मैं लेक्चर की मेरी यात्रा गई थी तो उन लोगों ने मेरा एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग करके रखा था, तो मैंने उनको स्टेज पे बुलाया अनुभव शेयर करने के लिए। तो स्टेज पे आया, अनुभव किया, ऑलमोस्ट वो आंखों में आंसू आ गए कि मैं इलेक्ट्रिकल लैब का इंचार्ज था सर, मैंने कभी एनर्जी को इस रूप में नहीं समझा जैसे एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग के बाद समझा है। और उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही ट्रेनिंग की सबसे पहला संकल्प लिया कि मैं एसी नहीं खरीदूंगा। तो बताया उन्होंने, घर पे झगड़ा हो गया श्रीमती जी से, तो श्रीमती जी ने बोला अरे कल तक तो आप लेने वाले थे, अभी कैसे नहीं ले रहे। तो उन्होंने फिर अपने श्रीमती जी को भी वो ट्रेनिंग कोर्स करा दिया और वो भी उसी निर्णय पे पहुंचे कि एसी नहीं लेंगे। तो जिसको भी समझ में नहीं आता, कई बार मुझे बोलते हैं, पालक बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, पालक बोलते, तो उनको जरूर, जो नहीं सुनता या समझता है, एक बार ये जरूर ट्रेनिंग करवा दें, तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति कैसे होता है। बहुत ही आप माँ कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह बताया आपने? मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़ तहसील, जहाँ का आम प्रसिद्ध है, वहाँ रहती हूँ। सागर किनारे है। जी अच्छा, नमस्कार। ओम।
जी धन्यवाद आदरणीय दीपश्री जी। और अपना समय में बहुत कम समय में अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत हैंड रीच है, सबका सवाल हो जाए। आदरणीय दीपश्री जी। ओम नमस्ते जी। ओम। हम आपका कल से प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और हमें गर्व हुआ कि हमने जो सोचा था वो सही था, क्योंकि हम अभी नया मकान बना रहे हैं, तो उसके छत पर हमने सोलर एनर्जी के पैनल लगाने के लिए सोचा है। वो कितना सही है ये आपके लेक्चर से समझा। और आपका आपसे कुछ पर्सनल हम बोल सकते हैं तो हमें नंबर और वेबसाइट पे जाके हम आपसे संपर्क करेंगे, और ज्यादा जानकारी लेके और लोगों को भी हम सुझाव देंगे। जी बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया है चैट पे, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनली तो ये ईमेल पे लिख सकते हैं। ओके ओके, धन्यवाद। आपने जो घर बनाया उसमें सोलर लगाने का सोच रहे, बहुत ही अच्छी बात है। और भी अच्छा होगा आप बिजली कनेक्शन ना रखें, आत्मनिर्भर बने, ताकि आप मितव्ययी बनेंगे एनर्जी के मामले में। तो वो घर सच में एक कार्बन एनर्जी फ्री वाला घर होगा। आप गर्व से कह सकेंगे कि मेरे घर के कारण या मेरे कारण कार्बन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। हम आपको एक झंडा भेजेंगे, आप घर के सामने वो झंडा लगा सकते हैं गर्व के साथ में, और कह सकते हैं कि मैं जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार नहीं। बहुत ही अच्छा। जी जी जरूर जरूर। ओम नमस्ते। ओम। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, अपने कम समय में बात रखें प्लीज। ओम सर जी, सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। कल से जो हम डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुन रहे हैं उससे हम लोग बहुत प्रेरित हुए, और कल से आज हम योगा हर क्लास में बाइक से जाता था, आज हम खुद पैदल 1.5 किलोमीटर गए और पैदल आए। और कल से ही हमने बहुत एक दो जगह गए थे सत्संग वगैरह टाइप में, वहाँ पर जाकर के उद्बोधन बोले या कहे, उसका चर्चा किया। योगा हर क्लास में हमारे कम से कम आज के 15 से 16 आदमी आए थे, उनको भी हमने डॉक्टर साहब का उद्बोधन के बारे में बताया कि इस प्रक्रिया से चल रहा है। और हम योगाहार क्लास में हमने अपना ये जो लिंक शेयर किया कि आप लोग भी इससे जुड़िए, और आज का योग कक्षा भी बहुत अच्छा रहा। तो कम से कम आदमी जो सोए हुए को जगाने का काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया मतलब बचत वाला हम लोग जो सीमित मात्रा में जो रहता है, हम हाई एलटी में नौकरी कर रहे थे, हम आर्मी से बिलोंग करते हैं, मैं भोजपुर जिला के किसान प्रभारी हूँ और बिहार के से। तो इस प्रकार से हम एक बाल्टी में ही गर्म पानी में नहा लेते थे और पूरे अपने कपड़े धो करके रख लेते थे, और उससे इस तरह से काम चल जाता था। और आजकल इतना हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, मगर कम से कम डॉक्टर साहब से कल से प्रेरणा हुई तो हम उस चीज़ को फिर जागरूक हो करके अब जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को कि इस प्रकार से इसे पृथ्वी पर महानुभाव जो हैं जो कि इस तरीके से पृथ्वी को बचाने का काम कर रहे हैं। सत सत नमन बंदन। ओम जी उमा शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब मैं बस में रहता हूँ और वैसे मेरी टीम रहती है साथ में, तो हमें कई बार गेस्ट रूम लेना पड़ता है, और जब गेस्ट हाउस होता है तो मैं वहीं जाके स्नान वगैरह कर लेता हूँ। और कई बार बस में स्नान करता हूँ, बस में बाथरूम है, तो जब मैं बस में स्नान करता हूँ मात्र 4 मग पानी में काम हो जाता है, 4 मग पानी। अच्छा, पिछले करीब 1.5 साल से मैंने साबुन का उपयोग करना बंद कर दिया। मतलब महीने में कभी एक बार लगा लिया तो लगा लिया। किसी सज्जन ने मुझे बताया था साबुन लगाने से हम एक तो जो स्किन पे जो शरीर जो नमी छोड़ता है या जो तेल छोड़ता है वो हम धो डालते हैं, फिर हम